गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए आज का इस नई सीरीज में हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर जी का जो इंडियन पॉलिटी का क्लास हम लोग करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है, उसमें से 1773 से लेकर 1858 तक जो एक्ट वगैरह है, उस एक्ट को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें से हमने 1773 एक्ट पूरा कवर कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बैक करके आप प्ले लिस्ट में जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज इस टॉपिक का नाम देते हैं, जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप वीडियो पर बने रहिएगा, बैकग्राउंड। ठीक है, तो चलिए आज की इस नई सीरीज में इसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो एक्ट पढ़े थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने कवर कर लिया था, जो 5 पॉइंट हमने बताया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो बैक करके जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में। ठीक है, अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा एक्ट जो 1773 एक्ट जब लागू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या 1773 का एक्ट जो लागू हुआ उसमें से सब कुछ जो एक्ट 1773 में पहली बार जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था, उसमें से कुछ कमियां रह गई थी, जिसके कारण से एक नई एक्ट लाया, जिसका नाम है 1781 का एक्ट लाया गया। क्योंकि ये एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए 1781 का संशोधन एक्ट लाया गया, जिसे हम लोग अमेंडिंग एक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम इंग्लिश में लिखिएगा अमेंडिंग एक्ट। इसे हम अभी करवा रहे हैं क्योंकि 1773 का एक्ट हमने पूरा कर लिया था। अब इस एक्ट को हम लोग पूरा करेंगे, जिसका नाम है 1781 का अमेंडिंग एक्ट। क्या है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ, ये यहां पर कर दीजिए, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संशोधन अधिनियम। क्या बोलते हैं, संशोधन अधिनियम को हम लोग देखेंगे। और इसका दूसरा नाम भी है, जिसे हम लोग बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, संशोधन अधिनियम। इस अमेंडिंग एक्ट का हिंदी हुआ संशोधन अधिनियम, इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा नाम, इस संशोधन अधिनियम का दूसरा नाम बंदोबस्त कानून भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसका, बंदोबस्त कानून भी बोल सकते हो आप। बंदोबस्त कानून इसका नाम दिया गया कब, जब अमेंडिंग एक्ट आया, तो इसका दूसरा नाम बंदोबस्त कानून, यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, से एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करिए, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है, हम मिटाएंगे यहाँ पर, और धीरे धीरे आपका पॉइंट जो है, बेसिक पॉइंट जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लिखिएगा फटाफट। ठीक है, तो देखिएगा कि हम लोग 1781 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, हम लोग नाम तो दे दिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, संशोधन अधिनियम जो 1781 में आया। क्यों आया, क्योंकि 1773 का एक्ट जब आया उसमें से कुछ कमियां रह गई, जिसके वजह से ये एक्ट लाया गया। क्योंकि जो 1773 में कानून लाया गया था, उसमें से ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने हिसाब से 8 सालों में, 1773 से लेकर के 1781 तक, मतलब 8 साल के बाद एक नया संशोधन कर दिया गया ब्रिटिश संसद में जाकर के, कि भाई जो कानून हम बना रहे हैं, जिसके लिए हम इंडिया में जो कंपनी आई है, कंपनी को पहले यहाँ पर लाया गया, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी जब यहाँ मजबूती से पूरा क्षेत्रीय से लेकर के और केंद्रीकृत होने लगा, तब जाकर ब्रिटिशों ने सोचा कि नहीं, अब तो हमें कानून ऐसा बना देना चाहिए ताकि वहाँ के कर्मचारी जो होंगे उससे फायदा ना पहुँचे, और कर्मचारियों का जो फायदा पहुँचने, जो भारी नुकसान कर्मचारी, यहाँ के कर्मचारी जो भारी नुकसान कंपनियों का करवा रहे हैं। दरअसल ये कानून इसलिए लाया गया क्योंकि वहाँ के कर्मचारी जो थे वो काफ़ी सारे घूसखोरी वगैरह करते थे, मुनाफे वगैरह जो कमाते थे, उनमें से कंपनी को फायदा ना पहुंच के कर्मचारियों को होता था, इसलिए ये सब कानून एक्ट वगैरह आया। ठीक है, तो 1773 एक्ट में हम लोग पढ़ चुके थे पूरा कि कंपनी क्या कैसे कर्ज में डूब गई थी, कैसे आया, और उसके बाद इस कानून को क्यों लाया गया। चलिए हम लोग देखते हैं। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, मतलब कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया। ठीक है, उसके बाद संशोधन अधिनियम इसका नाम है, बंदोबस्त कानून भी इसको बोलते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब बंदोबस्त कानून का दूसरा नाम भी है। ठीक है, तो आइए हम लोग 1781 का अमेंडिंग एक्ट समझते हैं। क्या 1781 का क्या समझेंगे, अमेंडिंग एक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरा करते हैं। ठीक है, अमेंडिंग एक्ट, देखिए ये जो अधिनियम है, रेगुलेटिंग एक्ट, ऐसे लिखिएगा, कैसे लिखना है आपको, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट लिखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए। क्योंकि जब 1773 एक्ट लाया गया था, उसके बाद कुछ ना कुछ खामियां रह गई, जिसके वजह से 8 साल बाद यहाँ पर 1781 में अमेंडिंग एक्ट को लाया गया। क्योंकि 1773 में कानून तो बनी,
जिसके वजह से कुछ ना कुछ कमियां रह गई, उस खामियों को ठीक करने के लिए लिखिएगा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए, किसको, उन खामियों को ठीक करने के लिए, खामियों को ठीक करने के लिए, खामियों को लिखिएगा, खामियों को ठीक करने के लिए, क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश संसद ने, कर लीजिए, ब्रिटिश संसद ने क्या किया, ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास कर दिया। क्या कानून पास कर दिया, जो इंग्लैंड में जो संसद है, ब्रिटिश संसद ने क्या किया, अमेंडिंग एक्ट, ब्रिटिश ठीक खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद, कर लीजिए यहाँ पर संसद कर लीजिए, ब्रिटिश संसद ने या तो ब्रिटिश संसद में भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कानून बनता था, जो इंडिया के देखभाल होता था वो ब्रिटिशों द्वारा, क्योंकि इंग्लैंड में वहाँ ही कानून पास होते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट, क्या हुआ, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। क्या किया, पास कर दिया भाई इंग्लैंड में जाके, ठीक है, पास किया कि अब जाके कुछ ना कुछ तो, और जो भी मजबूत यहाँ पर जो 1773 में जो कमियां रह गई, जो कुछ मजबूती नहीं हुई, इसको जो चीज़ इंग्लैंड को लगा, इंग्लैंड के वहाँ ब्रिटिश को, जो ब्रिटिश संसद था, उन्होंने लगा कि इंडिया में अब धीरे धीरे ये कंपनी जा करके अपना व्यापार कर रही है और धीरे धीरे जा करके ये कंपनी मजबूत होगी, उसके वजह से देख रेख की वजह से ये 1781 में जो 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए 1781 में कानून लाया गया, जिसका नाम है अमेंडिंग एक्ट, संशोधन अधिनियम, मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसको नाम दिया जाता है, इसका नाम भी बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, पारित किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ लिखिएगा, जिसे हम लोग बंदोबस्त कानून को नाम से भी जानते हैं, बंदोबस्त कानून भी बोला जाता है, जिसे बंदोबस्त कानून, जिसे बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखिएगा, अब 1781 का एक्ट, जब तक हम पूरा पॉइंट को नहीं लिखाते आप मिटाइएगा नहीं, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर लिखा रहे हैं वो 1781 एक्ट से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि 1773 का एक्ट हमने पहले ही कर लिया था। अब जो हम सारा पॉइंट लिखाने वाले हैं वो 1781 का अमेंडिंग एक्ट होगा, ठीक है। 1781 का अमेंडिंग एक्ट मतलब यहाँ पर लिखिएगा, इस कानून में, पॉइंट नंबर 1, इस कानून ने, कर लीजिएगा, इस कानून ने गवर्नर जनरल, लिखिएगा, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा कर लीजिएगा, तथा काउंसिल को, इस कानून में, मतलब कौन सा कानून है, 1781 का कानून ने, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को, इसको, काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ कर लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या किया, बरी अथवा मुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बरी अथवा मुक्त कर दिया गया, ठीक है। मतलब जब 1781 अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया तो इसमें बोला गया, इस कानून ने, किस कानून ने, 1781 का जो एक्ट लाया, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इनके, यहाँ कर दीजिए उनके मतलब किसके, उनके गवर्नर जनरल के, उनके ऐसे कृत्यों के लिए, जो उन्होंने, यहाँ कर लीजिएगा, जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। मतलब गवर्नर जनरल का पद कब मिला था, 1773 एक्ट में गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था, जिसमें से लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। और यहाँ पर क्या था, 1781 में जब इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया, उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। मतलब जो पद धारण मिला था, पद धारण के अधिकार से किए थे, पद धारण के अधिकार से किए थे,
उसी प्रकार लिखिएगा, उसी प्रकार हम यहाँ पर मिटा रहे हैं, ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। 1781 का एक्ट में उसी प्रकार 1781 उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी लिखिएगा, कंपनी के जो सेवक था सेवकों को भी लिख रहे हैं, उसके बाद हम समझा रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी कर लीजिएगा, कंपनी के सेवकों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया, ठीक है। क्या था इसमें से बोला गया कि 1781 में जो कंपनी के सेवकों को भी, ठीक है, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। अब ये सर्वोच्च न्यायालय देखरेख नहीं करेगी, अब गवर्नर जनरल का जो पद नाम दिया गया वो ये सब काम देखेगी, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा पॉइंट नंबर दूसरा, पॉइंट दूसरा में इस कानून में लिखिएगा, इस कानून में कर लीजिए, इस कानून में राजस्व संबंधी मामले लिखिएगा, राजस्व संबंधी मामलों कर लीजिए, मामले कर लीजिए, राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। क्या कर दिया? बाहर कर दिया। मतलब क्या था? 1781 में जब ये एक्ट लाया 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए, तो इस कानून ने राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व संबंधी मामलों कर लीजिए, राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों, मतलब जो भी हम लोग टैक्स वगैरह लेते थे, इस कानून ने, जब 1781 कानून आया, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों मतलब टैक्स वगैरह मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। किसके अधिकार से? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया 1781 में। पहले हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में रहा होगा, उसके बाद इसमें बोला कि अब टैक्स जो होगा राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। मतलब जो कमियां पहले कंपनी के कर्मचारियों को पहले क्या करता था, टैक्स वगैरह लेता था, जो कंपनी के कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल मतलब घूसखोरी, जो भी घूस वगैरह लेते थे, और कंपनी रातों रात कर्जे में डूब गई, जिसके वजह से ये कानून बनाने लगे, ना ही आप भारतीय लोगों से उपहार ले सकते हैं, ना रिश्वत ले सकते हैं, कोई भी चीज़ अब आपको नहीं करना होगा, सिवाय जब ब्रिटिश सरकार चाहे। ब्रिटिश सरकार जो वहाँ संसद में पारित किया कानून, तो वहाँ से देखरेख होने लगा, जिसके वजह से इस कानून में क्या था, राजस्व संबंधी मामलों, जो राजस्व संबंधी से मामले से जो टैक्स वगैरह ले रहे थे, उसे जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय से भी अब वहाँ काम नहीं होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय देखरेख कर रही थी, अब ये भी बंद हो गया, क्योंकि ये भी अभी टैक्स ले रही थी शायद, इसलिए इनको बैन कर दिया गया, इसको भी बाहर कर दिया गया। क्योंकि 1773 में भी आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो भारतीय लोगों से उपहार और टैक्स ले रहे थे, और कंपनी रातों रात कर्जे में डूब गई, और जो यहाँ के कर्मचारी थे वो रातों रात करोड़पति बन गए। कुछ लोग तो ऐसे थे जो लखपति और करोड़पति बन गए, बाकी तो कंपनी का फायदा पहुँचा ही नहीं, कंपनी रातों रात डूब गई। और ब्रिटिश सरकार, कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो ब्रिटिश सरकार को बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर जो इस कंपनी के जो आप कर्मचारी हैं काफ़ी बेईमान हैं, आप इसे रोकिए, रेगुलेट कीजिए। तो उसके बाद ही कानून लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट में। उसके बाद वो कानून जब लाया गया था तो कुछ कमियां रह गई थी, जिसके वजह से ये 1781 का एक्ट लाया, जो
वहाँ होना था, 1773 में होना था, वो 1781 में 8 साल बाद ही कानून पारित करके कुछ चीज़ों को रोक लगा दिया कि अब ये सब भी नहीं कर सकते हैं। जो जो इसमें से कमियां रही थी वो 1781 में पूरा कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड में लिखिएगा, थर्ड पॉइंट में, थर्ड नंबर में लिखिएगा इस कानून द्वारा, तीसरा नंबर में लिखिएगा 1781 एक्ट में, ठीक है। इस कानून द्वारा, इस कानून द्वारा क्या लिखिएगा, इस कानून द्वारा, ठीक है। कलकत्ता में लिख लीजिए, कलकत्ता, ठीक है, कोलकाता कर लीजिए, कलकत्ता, उसके ब्रैकेट में कोलकाता कर लीजिए, कोलकाता, ठीक है। इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को, कोलकाता के सभी निवासियों को, किसको, देखो जो जो कमियां रही थी, जो जो कमियां यहाँ पर 1773 की जो खमियां रह गई थी, उसमें से क्या हुआ, इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को, किसको, निवासियों को, निवासी, मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, निवासियों को, ठीक है। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को, किसको, जो कलकत्ता के सभी निवासी, जो वहाँ के नागरिक थे, सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से, के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया, अंतर्गत कर दिया गया। देखिए, इस कानून द्वारा, मतलब 1781 एक्ट के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। मतलब जो कलकत्ता के सभी निवासी थे, वहां के रहने वाले लोग, वो अब क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा, ना कि जो पहले कानून बनी थी उसके अंतर्गत। क्या, इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। किसके अंतर्गत, कि अब जो आप लोग जो यहाँ के निवासी हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। मतलब अब सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में आप लोग रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या रखा गया, जो कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान रहते थे, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर में इंक वगैरह डाल लेते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम। जो कलकत्ता के हिंदू और मुसलमान थे उनके लिए इसी में इस कानून की, जो जब ये कानून लाया गया था 1781 में, तब क्या हुआ वो हम आगे बता रहे हैं, थोड़ा इंक वगैरह डाल लेते हैं। देखिए, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया किसे, कलकत्ता के सभी निवासियों को। तो इसमें हिंदू और मुसलमान वहाँ थे, है कि नहीं। तो इसमें हिंदू और मुसलमान था, तो क्या किया गया, इसमें लिखेगा, इसमें अंतर्गत कर दिया गया। इसमें लिखेगा, इसमें यह भी व्यवस्था की गई, इसमें इस तरह लिखेगा, इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई, लिखिए बनाई गई, कि यहाँ पर देख लीजिएगा, इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया, ठीक है। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय जो यहाँ की न्यायालय था, ये सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सभी निवासियों को तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कर ही दिया गया, क्योंकि जो यहाँ के कलकत्ता के निवासी होंगे अब क्या होंगे, इस कानून द्वारा 1781 कानून द्वारा अब जो पहले था उसे ना देख करके अब सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अब कलकत्ता के हिंदू मुसलमान अब इसके अंतर्गत रहेंगे। इसमें से यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं को, मतलब ये व्यवस्था तो न्यायालय ही बनाई थी ना, सर्वोच्च न्यायालय हिंदुओं के निजी, लिखिएगा, हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से, जो हिंदू और मुसलमान थे
उनका अलग अलग करके मामले कैसे तय करेगा वो इसमें बताया गया। ठीक है, इसमें यह भी व्यवस्था बनाया गया कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से, किसके हिसाब से, कानूनों के हिसाब से हिंदुओं कर लीजिएगा तथा हिंदुओं तथा मुसलमानों हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से, कानूनों के, आपको दिख रहा है, देख लेते हैं एक बार, कानूनों के नहीं दिख रहा है, यहाँ मिटा रहे हैं। ठीक है, निजी नोट कर लीजिएगा इधर। ठीक है, हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से, यहाँ कर लीजिए से, मुसलमानों के वाद या मामले क्या करें, तय करें। ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो यहाँ पर जो काउंसिल बनाया गया, गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से, मतलब जो अब होगा, यहाँ के निवासी जो होंगे अब सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत होंगे, जिसमें से यह व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय जो न्यायालय ने क्या किया, हिंदुओं के लिए निजी कानून, मतलब उनके लिए निजी कानूनों के हिसाब से वो, तथा हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मामला क्या हुआ, हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद, यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ क्या लिखें, मुसलमानों के वाद या मामले तय करें, ये हो गया। और चौथा पॉइंट में लिखिएगा, अभी इसे समझा रहे हैं हम फिर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में लिखिएगा, फोर्थ में क्या था, फोर्थ में इस कानून द्वारा लिखिएगा, इस कानून द्वारा क्या था, इस कानून द्वारा यह भी व्यवस्था बनाएगी, यह व्यवस्था भी की गई कि, इस कानून द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि न्यायालय, इस कानून द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि न्यायालय प्रांतीय न्यायालयों की, लिख लीजिएगा, प्रांतीय कर लीजिएगा, की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल, लिख लीजिएगा, गवर्नर, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। देखिए, इस कानून द्वारा, मतलब 1781 कानून द्वारा क्या हुआ, यह व्यवस्था बनाई गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील, प्रांतीय न्यायालयों की अपील कर लीजिए, यहाँ पर प्रांतीय न्यायालयों की अपील, यहाँ पर अपील कर लीजिए, प्रांतीय न्यायालयों की अपील कर लीजिए, यहाँ प्रांतीय न्यायालयों की अपील, सॉरी, इस कानून द्वारा यह भी व्यवस्था बनाई गई, यह भी व्यवस्था बनाई गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। अब जो होगा, पहले तो सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता था, जो भी अपील वगैरह होता था, ठीक है, वो कहाँ होता था, सर्वोच्च न्यायालय में। अब ऐसा नहीं होगा, अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर होगा, अब सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ पर दायर नहीं होगा। इस कानून के हिसाब से अब जो भी यहाँ प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो होगा सो कहाँ पर होगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ होगा, नहीं सर्वोच्च न्यायालय में होगा। सर्वोच्च न्यायालय से इसे क्योंकि हटा दिया गया, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इस कानून में गवर्नर जनरल, लिखिएगा, इस कानून में कर लीजिए, इस कानून में गवर्नर जनरल, क्या चीज़ का, इस कानून में गवर्नर जनरल, इस कानून में गवर्नर जनरल, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल, काउंसिल मतलब ये जब कानून आया, इस कानून में गवर्नर जनरल, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, इन काउंसिल एवं गवर्नर जनरल इन काउंसिल
इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल, थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, यहाँ कर लीजिएगा, काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों की अपील, प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों डैश में लिखिएगा प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ काउंसिल्स ब्रैकेट कर लीजिएगा के लिए, काउंसिलों के लिए क्या था, नियम विनियम लिखिएगा, नियम, क्योंकि यहाँ पर नियम वगैरह बन रहा था, ठीक है। इसे हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। नियम विनियम बनाने के लिए क्या किया, अधिकृत किया, बनाने के लिए अधिकृत किया। देखिए यहाँ पर होता है क्या कि पॉइंट जो है से सारा खत्म होता है। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों की, मतलब इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ काउंसिल्स के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया। मतलब अब जो नियम बनेगा, जो भी नियमावली बनेगी प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ काउंसिल के लिए, इसके लिए, किसके लिए, प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ काउंसिल के लिए, प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए, प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया कि अब यहाँ पर जो होगा अब इस एक्ट के माध्यम से ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1781 एक्ट खत्म होता है। तो चलिए, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।